गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपका चैप्टर रीड कर रहे हैं, चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव की विशेषताएं क्या हैं, जो हमारे चुनाव व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या हैं, चुनाव सुधार पर होने वाली बहस और क्या नाम है चुनाव की विभिन्न विधियों के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे चुनाव करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करती हूँ तो इंट्रोडक्शन में एक आपको एग्जाम्पल गिवन है। क्या एग्जाम्पल गिवन है, चलिए देखते हैं। कहते हैं, क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? यदि क्रिकेट के खेल में यदि एम्पायर ना हो तो क्या होगा? ठीक है, एम्पायर नहीं होगा तो क्या होगा? पार्शलिटी होगी। कहता है प्रत्येक खेल में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल सकता है। देखिए, जब भी आप कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और यदि उनके जो नियम हैं, जो उनके रूल रेगुलेशन हैं, उन्हें चेंज कर दिया जाए तो आउटपुट अलग अलग हो सकती है। फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है ये, कि उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इस तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए जिसके परिणामों को सभी स्वीकार कर सकें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। ठीक है, खेल स्टार्ट करने से पहले ही हमें रूल रेगुलेशन और अंपायर के बारे में जो हमारी एक्सेप्टेंस है वो होनी चाहिए। कहता है, जो खेल के बारे में सत्य है वहीं चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के लिए भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। ठीक है, चुनाव का जो परिणाम है, देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे किसी भी खेल की शुरुआत करने से पहले उसके कुछ नियम होने चाहिए। ठीक है, नियम बदल जाएंगे तो फिर उसके परिणाम भी बदल सकते हैं। इसी तरीके से चुनाव का परिणाम है वो जो किस बात पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं, इस बात पर निर्भर करता है। हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे चुनाव आयोग की स्थापना की गई है तो वो इसी आधार पर की गई है ताकि जो चुनाव है वो निष्पक्ष ढंग से कराए जा सके। निष्पक्ष मतलब बिना किसी का पक्ष लिए भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसीलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि किस तरीके से हमें चुनाव कराने हैं और उनका निर्णय किस तरीके से लेना है। फिर इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से आपको निम्नलिखित बातों का पता चलेगा। कौन कौन सी बातों का पता चलेगा? चुनाव की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, अपने देश की चुनाव व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रावधानों का महत्व क्या है और चुनाव सुधार पर होने वाली बहस क्या है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चुनाव और लोकतंत्र की बात करते हैं। चुनाव और लोकतंत्र में देखिए, आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? इज़ दैट पॉसिबल कि यदि चुनाव ना हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ना हो और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव खुद ना करें तो क्या लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? ये कहता है यदि डेमोक्रेसी ही ना हो तो क्या उसके बिना इलेक्शन पॉसिबल है? इन क्वेश्चंस के आंसर हम जानते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है? पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। देखिए, भारत एक काफ़ी बड़ा देश है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया जो हमारी पोजीशन है वो 7वें नंबर पे है और यहाँ पर काफ़ी विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो ये कहता है ऐसे देश की यदि हम बात करें
जहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई है वहाँ पर हमें याद आता है कि यहाँ पर चुनाव की आवश्यकता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया जा सकता। देखिए पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कहता है यदि यहाँ पर कोई भी डिसीज़न लेना है तो उसमें हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली 1 बाय 1 लोगों को से नहीं पूछ सकते, उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे उनका निर्णय नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, बिल्कुल डायरेक्टली यदि उसमें वो इन्वॉल्व होने लग रहा है तो आप उसे प्रत्यक्ष चुनाव कह सकते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। उनके लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण थे। लेकिन जब लोगों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो, इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जनता का शासन का अर्थ है सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, ठीक है। देखिए जहाँ पर हमारी जनसंख्या करोड़ों में है वहाँ पे लोगों से प्रत्यक्ष रूप से कोई भी डिसीजन, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कहता है कि यहाँ की हम बात करें तो जनता के शासन का अर्थ यहाँ पर क्या है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। जैसे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, ठीक है, जब इलेक्शंस होते हैं तब वोट डालकर मतदान कर हम उनका चुनाव करते हैं और जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमने चुने हैं वही लेते हैं उन निर्णय को। फिर देखिए कहता है ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है, जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको चुनेंगे, ठीक है, उसके बाद वो शासन और प्रशासन को चलाने में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। फिर कहता है इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, चूज़ करते हैं, उसे ही चुनाव व निर्वाचन कहा जाता है। अतः निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। वास्तव में जो लोकतांत्रिक जो शासक होते हैं वो स्वयं अपने आप को यह साबित करना चाहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए वो चुनाव का सहारा लेते हैं। लेकिन वो चुनाव का सहारा इस तरीके से लेते हैं ताकि उनके शासन को कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो, ठीक है। क्या आप ऐसे कुछ लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? देखिए जहाँ पर सिंगल पार्टी है, ठीक है, लोगों को चुनाव करना है, ठीक है, लेकिन पार्टी जो होगी वो सिर्फ एक ही होगी, आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, उसी पार्टी को आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्शन में जीतेगी वो सिंगल पार्टी है, तो सिंगल पार्टी ही जीतेगी, ठीक है। और वो अपने आप को एक तरीके से लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, बट आप उसे डेमोक्रेटिक पूर्ण रूप से नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया को फॉलो किया, लेकिन जो चुनाव के एग्जैक्टली जो लोकतंत्र के एग्जैक्टली कंसेप्ट्स हैं उनको फॉलो उन्होंने नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है इस बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए मूलभूत नियम बनाता है। एक लोकतांत्रिक देश का जो भी संविधान होगा वो चुनाव के लिए कुछ नियम बनाएगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलतः नियम सामान्यतः हमें बताते हैं। देखिए कौन मतदान करने के लिए योग्य है, ठीक है, मतलब एलिजिबल कौन है जो मत कर सकता है, मतदान दे सकता है। फिर कहता है कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ उसी में मेंशन होता है। फिर कहता है चुनाव की देखरेख कौन करेगा, मतदाता
मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, कैसे चुनेंगे मतलब कौन से प्रोसेस से, कौन सी प्रक्रिया से वो चुने जाएंगे, ठीक है। मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस सामान्यतः जो हमारी विधायिका है उसके द्वारा ये नियम और कानून बनाए जाते हैं। फिर कहता है अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। अब देखिए हम भारत में चुनाव व्यवस्था की स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर आपने चुनाव की विभिन्न विधियों व व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी होगा कि यह सब क्या है, ठीक है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन विभिन्न तरीके क्या हैं। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार और नियम भी होते हैं जो बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्या चुनाव का यही अर्थ है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या संविधान में है लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है। लोग जाते हैं और वोट देते हैं, जिन प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होते हैं, हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। देखिए जितना प्रोसेस हमें इजी लग रहा है, जितना हमें सरल दिख रहा है कि जिसको अधिकतम वोट मिलेंगे वो चुनाव में विजयी रहेगा, यह प्रोसेस जो है वह इतना भी सरल नहीं है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतना लीन हैं कि हमें लगता है कि कोई और तरीका इसका हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा यही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा, लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल जाता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बड़े दलों को लाभ पहुंचाते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो छोटे दलों को जिनको मदद मिलती है। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं तो अन्य अल्पसंख्यकों का संरक्षण करते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझें कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। देखिए जो सबसे आगे वहीं जीते, ठीक है। इस अखबार की कतरन को देखिए, ये आपको एक अखबार की कतरन आपके सामने दिखाई गई है। इसमें हेडिंग जो दी गई है वो क्या है। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। देखिए पहली बार दैट मीन्स 1952 में हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। 1951 के लास्ट में हमारे पहली बार इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, 1952 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो वो जो ड्यूरेशन है वो 1952-1957 5 ईयर्स के लिए हमारे इलेक्शंस होते हैं। तो तब से लेकर जब से मतलब स्टार्टिंग से ही पता है हमारे यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो डोमिनेंट पार्टी थी, लेकिन पहली बार 1980 के आसपास ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस है उसको 3/4 मतलब 75% मेजोरिटी के साथ वो सीट्स मिली थी, ठीक है। फिर ये कहता है देखिए भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण में है। 1984 में जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 543 सीटें जीती थी, जो 80% से भी अधिक थी। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है। देखिए 1984 में इलेक्शन हुए, हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए, ठीक है। और लोकसभा के जब इलेक्शन हुए तो 543 सीट्स थी और 543 सीट्स में से, ठीक है, 415 जो सीट थी वो किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली थी। 3/4 मतलब 75% से अबोव सीट्स कांग्रेस के हित में गई थी। तो इसका मतलब क्या है, इस चुनाव से आपको क्या पता चलता है उसके बारे में देखते हैं। कहता है कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली, ठीक है। इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया। क्या इसका वास्तविक अर्थ ये है? नहीं, कदापि इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है, क्योंकि हम अब आगे आइडिया लगाएंगे। कहता है वास्तव में नहीं है। नीचे दिए गई तालिका को देखें और कांग्रेस पार्टी को टोटल जो वोट थी उनमें से 48% वोट ही मिली थी उनको। इसका अर्थ यह है कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसका केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से अधिक सीटें कैसे मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें और भाजपा को 7% वोट ही मिली थी, लेकिन 1% से कम सीटें मिली थी, ठीक है। ऐसा कैसे, देखिए यहाँ से आप देखें
परसेंट की यदि मैं बात करूं तो 48% इनको वोटिंग मिली, लेकिन सीट कितनी मिली? 415 मिली। ठीक है, ऐसे ही बीजेपी का दे रखा है, ऐसे ही जनता पार्टी, लोकदल, माकपा, ये अलग अलग पार्टियों की आपको टेबल दे रखी है। और इसके अंदर जो आपको टेबल दी गई है वोट परसेंटेज इट इज़ डिफरेंट एंड सीट कितनी मिली है वो आपको अलग अलग एक्सप्लेन है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी ये चीज़। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने देश में चुनाव की एक विधि का पालन होता है। इस व्यवस्था में पूरे देश में कितने क्षेत्र हैं? 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है, 543 हैं तो 543 ही हमारे प्रतिनिधि होंगे। फिर कहता है उस चुनाव क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, कहता है यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुत मत मिले। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे आप सपोज करें, एक बार कंसिडर करें कि वहाँ पर 100 सीट हैं, 100 वोट डली वहाँ पर, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वहाँ पर आपको मेजॉरिटी मिले, मतलब आपको जीतने के लिए वहाँ पे 51 सीट की ज़रूरत है। हमारा ये प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रोसीजर क्या है कि यदि वहाँ पर 100 सीट हैं तो देखिए 100 में से एक कैंडिडेट को 48 सीट मिली, एक को 12 मिली, एक को 10, दूसरे को 10 और जो नेक्स्ट है उसको 20 मिली। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोटिंग मिली है वो किसको मिली है? इस वाले बंदे को मिली है। ठीक है, तो यही यहाँ पर विजयी रहेगा क्योंकि इसकी 48 है। मेजॉरिटी मैटर नहीं करती, मेजॉरिटी का मतलब है 100 सीट हैं, मोर देन 50% यदि वोट उसको मिली हैं तो वो विजयी होगा। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। जो हमारे यहाँ पे नियम है, जिसको जितनी वोट ज़्यादा मिलेंगी वही निर्वाचित घोषित किया जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है इसे 48 वोट मिली हैं तो ये हमारा कैंडिडेट विजयी होगा। ठीक है, मैंने काफ़ी छोटा एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, सिर्फ 100 लिया है। 100 इतना छोटा मतलब नंबर नहीं होता है हमारी वोटिंग का, काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 100 लिया है। 100 को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। 48 वाला विजयी होगा। ठीक है, बाकी के इसमें से डिफीट हो जाएंगे। और अब देखिए आगे, इस विधि को जो सबसे आगे वहीं जीते प्रणाली कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है, ठीक है, वहीं विजयी होते हैं। उसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इस विधि को स्वीकार करता है। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटें। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि प्रत्याशी एक ही सीट के लिए कितने प्रत्याशी हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रत्याशी ज़्यादा थे इसलिए उसे लेस देन 50% वोटिंग मिली है। प्रत्याशी कम होते तो इट मे बी पॉसिबल कि उसे मोर देन 50% वोटिंग मिल जाती। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अब ये कहता है कि सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं, तो उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई भी दल सभी सीटें जीत सकता है। इस एग्जाम्पल से आप देखें। ठीक है, ये 48 मिली, ये विजयी हो गया। ठीक है, तो हमने इन वोटिंग को काउंट किया है कि इनसे विजयी रहा। लेकिन जो ये हारने वाले कैंडिडेट को वोट मिली हैं, एक तरह से ये जो वोट हैं ये सारे की सारी बेकार चली गई। ठीक है, क्योंकि इनको कहीं भी काउंट नहीं किया जाएगा, जस्ट इनको देखा जाएगा कि 100 में से 48 वोट जिसे मिली हैं वो विजयी है। ठीक है, बाकी की जो 52 किस में डिवाइड हुई हैं वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती क्योंकि जो विजयी हुआ है वही हमारा निर्वाचित, वही हमारा प्रत्याशी होगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ का इलेक्शन प्रोसीजर है। ओके।